everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम अपना क्लास 10th का जो टॉपिक कर रहे थे पहले एसिड बेसिस सॉल्ट, आज हम उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्टली. अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में दैट आई हैव रिटन इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, राइट. तो मैंने बेटा आपके सिर्फ और सिर्फ मैंने पैटर्न्स पिक करे हैं, राइट. स्लोली ग्रेजुअली वीडियो के साथ में मैं आपको बताती हुई रहूंगी कि किस फॉर्म में किस फॉर्मेशन में क्वेश्चंस आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछेगा, राइट. सो अभी हम 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कंपाउंड हैज द मोस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है, देखो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, जैसे हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, राइट. आई होप आपको याद आया होगा. तो जो हमारा वॉशिंग सोडा था क्या था, सोडियम कार्बोनेट के साथ मेरे कितने पार्ट्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे, 10 पार्ट्स ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल्स. तो जितने ज्यादा हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे हम क्या बोलते हैं, उतना ही ज्यादा मेरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा एक पर्टिकुलर सॉल्ट का, राइट. मैं यहाँ पे आपके साथ के साथ हाईलाइट भी कर देती हूँ, राइट. सो विच कंपाउंड्स, एक मिनट, आई जस्ट राइट द आंसर फर्स्ट. तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है साथ में हमारा जो डॉट 10H2 है वो हमारा क्या है, सबसे ज्यादा इस टाइम सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो बेटा जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना वो हम मोस्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट हम फंसते गए, हमारे सबसे ज्यादा जो साइंस में मार्क्स लूज आउट होते हैं वो 1 मार्कर्स में होता है. या तो आपका आंसर सही होगा या आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं मांगी होती, राइट. या फिर आपके एमसीक्यूज में कट होंगे, और इफ यू गेट एनी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, सो इसमें से आपके जो मार्क्स हैं वो लूज आउट होने के चांसेस हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ. सी मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा जो माउथ का, अगर हम डेंटिस्ट्री की बात करें तो हमारा जो टूथ का जो इनेमल है वो सबसे ज्यादा क्या है, हार्डेस्ट फॉर्म है. क्या है, हार्डेस्ट फॉर्म है हमारा, राइट. अब अगर हम बात करें कि अगर हमारा ये हार्डेस्ट फॉर्म है तो ये किस चीज से बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से. आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इवन ये भी लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ओके, सो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट से जो हमारा टूथ का जो इनेमल है वो बना हुआ है, एंड इट इज वेरी हार्ड इन नेचर, और ये इजीली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. प्लस अगर हम टूथ डिके की बात करें, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पीएच रेंज है, अगर उससे कम हमारा माउथ का, अगर हमारे टीथ में, फिर अगर आप बहुत सारे स्पाइसेस फूड खा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके जो पीएच है वो डिक्रीज होगा ही होगा, और वो किसकी तरफ मूव होएगा, एसिडिक कंटेंट की तरफ और स्ट्रेंथ की तरफ, राइट. तो अगर हमारा जो पीएच है वो एसिडिक कंटेंट की तरफ मूव हो रहा है या हाइड्रोजन आयंस की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो उस टाइम हमारा जो टूथ का जो इनेमल है वो क्या होगा, स्लोली ग्रेजुअली डिके होने लग जाएगा. तो इसीलिए मैंने आपको इवन बताया था, तो वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस, राइट. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टूथ इनेमल है किससे बना हुआ है, हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 3, मैंने लिखा है कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है आपका इस टॉपिक से, और बनेगा क्या, बन सकता है क्या, बनेगा ही बनेगा, या उसके बिहाफ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई वी ऐड एसिड टू दी वाटर. अब इस क्वेश्चन का आंसर, अगर कोई किसी बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी एसिड बेसिस सॉल्ट की वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे कि वाइसा वर्सा, राइट. तो इस क्वेश्चन का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई वी ऐड एसिड टू द वाटर. मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बिकॉज ऑफ द हीट प्रोसेस, राइट. हीट इवॉल्व होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अगर आपको एक्सोथर्मिक का मतलब नहीं पता, मैंने इस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, और यू कैन गो बैक एंड वॉच माय चैप्टर 1 वीडियोस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल रिएक्शंस विद एसिड. सी बेटा एक बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, नॉट ओनली यू पीपल, कि अगर आप 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 और 4 आपको नहीं क्लियर, वो बेसिकली हमारा बेसिक कंसेप्ट्स हैं. आपको आपके एलिमेंट्स का सिंबल्स पता होना चाहिए, वैलेंसीज पता होना चाहिए, आपको क्रिस क्रॉस रूल पता होना चाहिए.
तभी आप अपनी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड कर सकते हैं। प्लस यू शुड नो व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट इज मेटल रिएक्शंस विद एसिड्स बेसिस। अब हमारे यहाँ पे बच्चे क्या है, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैंने एक बेस लिया है और NaOH क्या है, हमारा बेस है, और साथ में हमारा जो जिंक है वो क्या है, हमारा एक मेटल है। तो देखो आपको पता होना चाहिए अगर मैं मेटल को बेस के साथ ऐड करूंगी। अच्छा, बिफोर टेलिंग यू द करेक्ट आंसर, एक बात याद रखना, मेरी अगर किसी रिएक्शन में बेस ऐड हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक माइनर प्रोडक्ट आपको पता लग जाता है कि मेरा वाटर साथ में रिलीज होगा ही होगा। बट अगर हम एसिड और मेटल की बात करें तो वहां पे हमारी गैस रिलीज होती है, ना कि वाटर फॉर्मेशन होगी। गॉट इट। कमिंग बैक, तो हमने एक बेस लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जिंक लिया है साथ में। अब मैंने क्या करा है कि सोडियम जिंकेट बनेगा। दिस इज द एक्सेप्शनल इक्वेशन, ये आपके एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल है। अब देखो एक्सेप्शंस पे हमेशा, मान लो मुझे पता है मेरे पास 10 रिएक्शंस है, राइट। अब उस 10 सारी मेटल और एसिड्स की है, बट एक रिएक्शन मेरे पास मेटल और बेस की है, तो मैं कौन सा क्वेश्चन पुट करूंगी, ऑफ कोर्स एक अलग से क्वेश्चन फ्रेम करूंगी। दैट इज, मैं मेटल और एसिड का तो आपको पता है, बट मैं साथ में कौन सी रिएक्शन डालूंगी, मैं एक बेस और मेटल की डालूंगी, जिसमें से शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक पे ध्यान ना दिया हो, ये इक्वेशन को इग्नोर किया हो। सो आपने अपने एसिड बेसिस सॉल्ट में से, स्पेशली एनसीईआरटी में से, सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल इक्वेशन आपको चेक करनी है, आपको कुछ भी नहीं लीव करना है। गॉट इट। अब क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जिंकेट है और साथ में हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अभी मैंने आपको बता के हटी हूँ कि मेरा जो है वो बेस ऐड करना है तो वाटर रिलीज होगा। नाउ अगेन कमिंग टू द एक्सेप्शन पॉइंट, दिस इज द एक्सेप्शन इक्वेशन। और अगर मैं इस चैप्टर में से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो इसके चांसेस जो है वो 80 to 90% इंक्रीज हो जाएंगे। सो आपको ये जो रिएक्शन है हमारी, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू दी सी, अब आप इस जिंक और H2SO4 का देखो, मैंने अपना एक मेटल लिया है, एसिड लिया है। एक रूल भी आपको बताया कि जब भी आप मेटल और एसिड को रिएक्ट कराते हैं वो हमेशा हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अपने एसिड बेसिस सॉल्ट की वीडियो में आपको ये भी बताया था कि भाई हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है जिसमें मैंने टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, एक मेटल डाला है, और कौन सा मेटल ऐड किया था हमने, जिंक, और उसके अंदर हमने एक एसिड डाला, कौन सा एसिड डाला, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। अब अगर हम ये एसिड डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारा मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, राइट। तो वो जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना रहा है, बट साथ में कुछ फ्यूम्स आ रहे हैं और उस फ्यूम्स को हमने थ्रू द पाइप हमने उसको सोपी सोल्यूशन में पास कराया और बबल्स निकल रहे थे। नाउ अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है कि भाई मेरी कौन सी गैस है, तो मैंने सोपी सोल्यूशन से पास कराया अपना वो फ्यूम्स और साथ में मैंने कैंडल बर्न करी। और जब हम उस बबल्स, उस फोम्स के पास, सॉरी फोम बोल रहे हैं, फ्यूम्स के पास अगर मैं अपनी बर्न कैंडल लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉपिंग साउंड। तो बेटा जी आपको यहाँ से पता लगता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमारी कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉपिंग साउंड। गॉट इट, यस, यस और नो, ऑलराइट। नाउ अगर अब मैंने आपको नोट में भी नोट अटैच किया है, मैंने आपको एरोज शो करी हैं। अगर मेरा एरो ऊपर की तरफ, अगर आपको इक्वेशन देखते हो तो आपकी एरो ऊपर की तरफ है, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है कि भाई आपको रिएक्शन में, अब देखो लिखना बहुत ज्यादा लंबा लाइन हो जाएगा, तो हम सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने केमिस्ट्री में। तो ये जो एरो है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, एवोल्यूशन के बारे में बताती है, एवोल्यूशन ऑफ द गैस। नाउ अगर आप सी एवोल्यूशन ऑफ द गैस बताएंगे, फिर उसमें हमारा सेकंड में क्या है, हमारी एरो जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये हमें प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई प्रेसिपिटेशन प्रोसेस क्या है। सी मैंने यहाँ पे सर्कल करा, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसॉल्युबल रेजिड्यू बन रहा है। क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल रेजिड्यू। मैंने ना एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया हुआ है सोडियम क्लोराइड वाला और बेरियम सल्फेट का, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोनों के दोनों को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो दोनों एक कलरलेस सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं।
तो अगर ये हमारे काला सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स के सोल्यूशन को एक मिक्स करते हैं और बीकर में ऐड करते हैं तो आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे, दैट इज इनसॉल्युबल रेजिड्यू। एंड स्लोली ग्रेजुअली जब आप उसको सेटल डाउन होने दोगे तो आपका जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आपका जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। मतलब दोनों सॉल्यूशंस जो है वो आपको एक डिफरेंट फेज नजर आएगा, दैट इज आपको एक हेट्रोजीनस मिक्सचर की भी फॉर्मेशन होगी। आई होप यू नो ऑल आर अवेयर कि हमारे होमोजीनस या हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट बेटा, एक इरेजर यूज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इंडस्ट्री एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा हमारा 3 मार्क और 4 मार्क। देखो 4 मार्क में हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, आपको वन लाइनर भी दे सकते हैं हिंट के लिए, या आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। बट आज के टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया है ज़्यादा लेंदी पैरा फॉर्म्स में क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं एग्जामिनर, तो आपको अपने एनसीईआरटी को थॉरली रीड करना है, क्योंकि जो भी आपके लाइंस एडेड होंगे वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, प्लस एवरी सिंगल वर्ड आपको कुछ ना कुछ हिंट दे रहा होगा, कुछ ना कुछ हिंट रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट। नाउ अगर मैंने इंडस्ट्री या रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दी, जैसे हमारा अपने सॉल्ट टॉपिक देखा है या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा, नो, राइट। जैसे कि पहले मैंने आपको वॉशिंग सोडा बताया, वॉशिंग सोडा क्या था, आप सिंपल अपने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स को अटैच करो सोडियम कार्बोनेट में तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म का कंपाउंड बनेगा, विच वी टर्म इट एज द वॉशिंग सोडा। अब मुझे अगर बेकिंग सोडा बनाना है तो उसमें उसको कैसे प्रिपेयर करना है, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, राइट। हाई एल्टीट्यूड्स पे हम बेकिंग सोडा क्यों यूज़ करते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड्स पे मोस्टली देखो आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी वेजिटेबल्स बनानी है तो लोग क्या करते हैं, कुकर जो होता है हमारा कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसमें सब्जी बनाएंगे, उसमें खाना बनाएंगे, या साथ में वो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, क्यों, ताकि देखो हाई एल्टीट्यूड पे हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन आता ही आता है, तो हमारा कच्चा रह जाता है खाना, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली कुक करने के लिए, उसको प्रॉपर पकाने के लिए खाने को, तो हम उसको एक तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे, सेकेंड हम उसमें एक बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो कच्चा ना रहे, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, हमारा बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गए, ठीक है। हमारा जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्ट वाला जो टॉपिक है, स्पेशली द रिएक्शन बेस्ड अलोंग विद देयर यूजेस, उसको आपने एक भी सिंगल टॉपिक आप लीव आउट नहीं कर सकते हैं, सो आपको वो पूरा टॉपिक कवर करना है। यूजेस अगेन मैंने आपको बताया है, कोशिश करो, देखो लर्न करना तो आप 2 to 3 यूजेस लर्न करके जाएं, बट एटलीस्ट रीड सारे करके जाएं। रीडिंग के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा आपको नहीं पता कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लेते हैं आपने 5 एग्जाम्पल्स या यूजेस दिए हुए हैं, आपने ऊपर के 3 पढ़ लिए, क्वेश्चन नीचे के 2 रीजंस में से आ गया या यूजेस में से आ गया, फिर आप क्या करोगे, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन रीजन कि आप अगर यूजेस लर्न कर रहे हैं तो चाहे आप लिमिटेड लर्न कर जाओ, बट रीडिंग आप प्रॉपर लेके जाए। नाउ अगेन पीओपी एंड यूजेस, सी 1 2 या 2 3 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, या तो पीओपी से जिप्सम कैसे बनेगा या जिप्सम से आप पीओपी कैसे बना सकते हो, इसके यूजेस आपके एनसीईआरटी में पीओपी के यूजेस ज़्यादा नहीं गिवन है, इसीलिए मैंने लास्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट 6 ऑफ माय एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए हैं। यू कैन गो वॉच दैट वीडियो एंड इवन लर्न दैट कंटेंट, ओके। यस, नाउ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे, देखो अभी इनिशियली हम सबको पता है कि हमारे जो भी बोर्ड एग्जाम्स है वो भी काफ़ी दूर है, बट अगर आप ऑन द स्पॉट तैयारी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1 डे में या 1 मंथ में उसको प्रिपेयर कर पाते हो, नो। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जाम स्ट्रैटेजी टिप्स। अब बेटा जी जो हमारे एग्जाम स्ट्रैटेजी टिप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे अपनी टीचर से, अपने मेंटर से, अपने गाइडर्स से। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि अगर आप पेपर के 1 मंथ पहले बुक्स उठा रहे हैं तो आप एग्जाम स्ट्रैटेजीज कोई भी यूज़ करें, आप 100 on 100 तो स्कोर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको उसको आपका हार्डवर्क मानता है,
आई बिलीव दिस। अगर आप पूरे साल में, चलो वी अंडरस्टैंड अभी बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा लेट हैं, अभी दूर है, अभी आपके पास टाइम है, बट अगर आप आज से ही तैयारी स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो तब तक जाके ही आपको समझ आएगी सारी चीज़ें, आपको पता लगेगा। और अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है, नो डाउट आपको आंसर पता होगा, बट हाउ यू फ्रेम योर आंसर वो मैटर करता है। अब एक बात बताओ कि हम अपना आंसर लिख देते हैं, आप जलेबी बनाते जाओगे, आप कीवर्ड्स नहीं लिख रहे हो, आप 6 लाइनों का आंसर मेरे को 2 मार्क के क्वेश्चन में दोगे तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स। व्हाई? मेन रीजन है, एक तो आपका फॉर्मेशन में, एक्सप्रेशन में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है उसमें, सबसे पहले आपको अपने कीवर्ड्स यूज करना, चाहे आप एक ब्रीफ आंसर लिखो, बट उस ब्रीफ आंसर में भी अगर आप मेरे को एक प्रॉपर टैक्टिकल सेंटेंसेस में आप मुझे कीवर्ड्स यूज करके दे रहे हैं, व्हाई विल आई कट द मार्क्स देन? ऑफ कोर्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी टिप्स। फर्स्ट इज मास्टर इंडिकेटर कलर चेंजेस। आपको देखो, इसमें से हमें पता है कि इस टॉपिक में से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बनता ही है इंडिकेटर्स पे, चाहे वो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ले लो, नेचुरल इंडिकेटर्स ले लो, सिंथेटिक, इनमें से हम मुझे पता है कि मेरा चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे मुझे बाइफर्केटेड फॉर्म में या फर्केटेड फॉर्म का क्वेश्चन, चाहे वो मेरे को हाफ मार्क का वेटेज हो, बट क्वेश्चन आता है। देन केमिकल इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर देखो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप केमिकल इक्वेशंस नहीं लीव आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी, अगर हम केमिस्ट्री, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो केमिस्ट्री और केमिकल इक्वेशन का कोई पैटर्न नहीं बनेगा। फिर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस नहीं कर रहे हैं, सॉरी, फिर आप केमिस्ट्री सेक्शन में अपने मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं कर सकते हो। और मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी है, इवन जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, स्पेशली जब हमारा साइंस का या क्लास 11th या 12th का बोर्ड का पेपर होता है, 12th क्लास का और 10th क्लास का बोर्ड का पेपर होता है, या नॉर्मल पेपर भी ले लो 11th क्लास का, तो सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री सेक्शन में इक्वेशंस को लर्न कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं कि आप लर्न क्यों करें? जब आपको टैक्टिक पता है, आपको तरीका पता है कि मेरे को इस तरीके से मैं अपनी रिएक्शंस को बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू दैट? लर्निंग, क्रैमिंग करना, आप थोड़ी देर के लिए क्रैम कर लोगे, बट उसके बाद ऑफ कोर्स पेपर में जाओगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं हम, तो भूलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप समझें कि आपकी रिएक्शन जो है वो कैसे फ्रेम होगी। नाउ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो प्रैक्टिस है हमारा केमिकल इक्वेशंस, मोस्टली आपने मेटालिक रिएक्शंस हो गए हमारे, जो आपके मेटालिक रिएक्शंस हैं, आपकी सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में, या क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन दैट यू नीड टू मेमोराइज कॉमन सॉल्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है जो मैंने मेंशन करे हैं। इसमें से हमेशा जो मैंने पैटर्न देखा है बोर्ड पेपर्स का, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रॉम दीज टॉपिक, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई, अगेन आई एम सेइंग, बाद में मेरे को मत बोलना कि मैम आपने ये बोला था कि ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से यही सॉल्ट्स आते हैं और आगे कुछ और, नो। बट मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज रेशियो बताई है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इन सॉल्ट्स में से पूछे गए हैं, राइट? नाउ यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन है वाटर हार्डनेस क्यों है, टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। तो हार्ड वाटर क्या होता है कि देखो, हमारे पानी में अगर हमारे क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड्स है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मेरा पानी हार्ड रहेगा। अब उस वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, टू रिमूव द हार्डनेस, हमें क्या करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? टेम्पररी हार्डनेस तो हम बॉयल कर लें या हम कोई भी केमिकल ऐड करें, सो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस, राइट? देन टूथपेस्ट, एज आई टोल्ड यू, आपको पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, गॉट इट? चलो, अब हमारा कुछ, मैंने आपको बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अब ये देखो, व्हाट कॉजेज इंडिकेटर्स टू शो डिफरेंट कलर्स इन एसिड्स एंड बेसिस। ये क्वेश्चन देखो, कोई भी, सबको पता है इंडिकेटर्स का काम क्या है, बट क्या रीजन है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं हमारे एसिड्स और बेसिस में?
बेटा जब भी आप अपने एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन में, हम चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, नेचुरल इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी ले लो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स ले लो, अगर हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो ये अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आते हैं, इनके स्ट्रक्चर, इनके बॉन्ड्स में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस में, और ये आपको पता होना चाहिए। नाउ What do all acids and bases have in common? अब देखो बेटा, एसिड्स और बेसिस में मैंने आपको पहले भी बताया है, एसिड्स में हमारे कोई भी टाइप का एसिड जो हाइड्रोजन आयंस की डिसोसिएशन होएगी, आप देख सकते हैं, इवन मैंने आपको आंसर लिखा हुआ है तो ये आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। और बेसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस, दैट इज OH आयंस की डिसोसिएशन है। आई रीड इट आउट, ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जितने भी एसिड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, जितने भी बेसिस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। यस और नो। फर्दर मुझे पता है वाटर को मैंने आपको बताया था कि एक पोलर सॉल्वेंट है, बट उसकी डिसोसिएशन में हमें एक तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा और साथ में हमारा क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। सी जब मैंने आपको शो किया था कि जो वाटर है वो एक तो H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होता है और एक OH नेगेटिव। तो अब जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो तो हमारा एसिडिक मीडिया रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और जो हमारा जो OH नेगेटिव है वो हमारा क्या बनाएगा, बेसिक मीडिया रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक मीडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एसिडिक और बेसिक मीडिया क्या रहेगा। अब एसिड्स है, हाइड्रोजन आयंस की डिसोसिएशन होगी, बेसिस है तो OH आयंस की। तो ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। Now, how will you test for a gas? Very repeated question in your boards. बहुत ज़्यादा repeated question है ये, ठीक है। How will you test for a gas which is liberated when HCl reacts with an active metal? मैंने अभी आपको बता के हटी हूँ, so I hope ये आपको आंसर आता है, right? Now coming to the question 4, name the gas evolved when dilute HCl reacts with your sodium hydrogen carbonate. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो मेटल कार्बोनेट्स हैं अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्लास कि एक तो हमारा देखो बेटा जी सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट। तो NaCl हमारा सॉल्ट है, साथ में हमारा वाटर रिलीज होगा और साथ में एक कलरलेस गैस रिलीज होगी, दैट इज CO2। सो आपको याद रखना है, दिस इज अ रूल, व्हेनेवर वी आर रिएक्टिंग एनी एसिड with metal carbonates or metal bicarbonates, your salt, water and CO2 will be produced every single time. Now question number 5, how can you say all alkalis and bases? All alkalis are bases but all bases are not alkalis. Again a very repeated question, again a very important question from the board point of view. देखो alkali क्या होते हैं, ऐसे bases जो हमारे पानी के अंदर easily घुल जाएं। एल्कलीज क्या होते हैं, सब्सटेंसेस जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएं, स्पेशली द बेसिस कैटेगराइजेशन, राइट। अब अगर हम बेसिस की बात करें, हमारे सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये आपको भी पता है। तो अब क्या हम उनको एल्कली कहेंगे, नो, हम हर बेस को एल्कली नहीं कह सकते, बट हर एल्कली को बेस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एल्कली सिर्फ उन्हीं बेसिस के बारे में बात करता है जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जाएं वीडियो चेक करें, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बेटा मोस्टली बच्चे ये टॉपिक, देखो ये आपके ना ऐसा NCERT में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, और एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया हुआ है। तो व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, एक बात बताओ, एसिडिक बिहेवियर हम तब बात करें जब हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। अभी तक हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, वीक एसिड्स है, हमने क्या बोला कि भाई मेरा जो एसिड है उसमें से अगर हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट देगा, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है वो डिसोसिएट होने लगेंगे। अगर मैं वाटर ही नहीं ऐड करूँ तो हाइड्रोजन आयंस की डिसोसिएशन ही नहीं होगी। यस और नो। तो व्हाट वी आर सेइंग, इन एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। अगर हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इट इज नॉट कंप्लीटिंग produce hydrogen ions and hence it will not show its acidic behavior। आपका जो ये है acidic behavior show नहीं करेगा।
तो आपको पता होना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वाई, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू वी फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक। बेटा जी लाइफ प्रोसेस थोड़ा हम याद कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टमक में हमारा एक कंसंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड क्या है, अगर आप लगातार स्पाइसेस खाते रहोगे और अगर आपकी बॉडी का पीएच चेंज हो रहा है, मूविंग और शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एसिडिक कंसंट्रेशन, तो आपको क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन फील होगी। तो अगर इस केस में अगर आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेगा कि या तो आप एंटासिड्स लो या हम बोलते हैं एंटासिड्स, राइट, या आप लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेंगे आप? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, या आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ठीक है। ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है उसको डिक्रीज करेगा। सो यहीं तक था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाले सारे टॉपिक्स, राइट। अब क्या है कि मोस्टली हमारे जो मैंने आज आपके साथ टॉपिक्स या क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, इन्हीं में से हमारा मोस्टली इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगेन रिपीटिंग, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। अगर आप कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपके मार्क्स लूज आउट होंगे, राइट। सो चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो वैसे तो देखो ओवर हो चुका है, बट अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है किसी भी टॉपिक में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा रहेगा केमिस्ट्री का ही पार्ट, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। पहले ये 3 चैप्टर्स 1 गो में फिनिश हो जाएंगे, देन हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, राइट। सो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़, अगर किसी ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि 100% नहीं तो एटलीस्ट 50% आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट्स, राइट। So thank you so much. Take care. Bye.